वेलकम बैक टू बीके एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आई एम शुचि और जो हमारा पिछला वीडियो था वो सीबीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट्स का चैप्टर 1 मैटर के ऊपर था, जिसका आधा पार्ट हमने कर लिया था और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आज की वीडियो में खत्म कर लेंगे। आई होप जब भी आप लोग पढ़ रहे हो प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो अपने साथ, ताकि आपको रिविजन करना बहुत आसान हो। जो नोट्स आप स्कूल में कोचिंग में जहाँ पे बनाते हो एक अलग बात है, लेकिन while studying any topic or watching any videos or doing anything, studying anything, please try to make your short notes which helps you to memorize the chapter very well. Okay, let's start with the video. तो कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विडेशन ऑफ गैसेस कैसे कर सकते हैं, डिफ्यूजन है, वो सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो तीनों स्टेट्स हैं, क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, कुछ ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यस वी कैन। ये जो इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर का मैं एक ट्रायंगल जैसा ये एक चार्ट बना रही हूँ, फ्लो चार्ट। ये एग्जाम में आपका 2 या 3 मार्क्स में 100% आता है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लोगे आप लोग अपने पास। सबसे पहले भी है सॉलिड। सॉलिड को अगर लिक्विड में बनाना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। यानी कि अगर आइस को मैंने रूम टेम्परेचर पे निकाल के रखा है तो मेल्ट हो जाएगी एंड विल कन्वर्ट इनटू वाटर, यानी कि लिक्विड स्टेट। अच्छा, अब लिक्विड को सॉलिड बनाना है, अगर मैं वाटर को फ्रिज में लगा दूंगी तो व्हाट विल हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू आइस, दैट इज अ सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड से सॉलिड बनाना क्या है, फ्रीजिंग। एक और नाम है सॉलिडिफिकेशन। ओके, तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से बैक टू सॉलिड हो गया। अब लिक्विड से मुझे बनाना है कौन सी स्टेट, गैस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है मेरा, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। और अगर मुझे गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो दिस इज कंडेंसेशन। ओके, अच्छा, अब क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रही है? यस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट converts directly from its solid state to its gaseous state, then it is known as sublimation. What is this known as? Sublimation. यानी कि जो बीच में लिक्विड वाली स्टेट है वो नहीं आएगी, सीधा की सीधा जो सॉलिड है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर गैस सीधी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो दैट इज डिपोजिशन, या फिर उसको आप फिर से सब्लिमेशन भी कह सकते हो। सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे जो पूजा में हम लोग कपूर यूज करते हैं, कैम्फर। क्या कभी भी आपने कपूर को पिघलते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में कभी आता ही नहीं है। अगर कपूर थोड़ा सा भी खुला रह जाए तो सीधा वेपराइज होके वेपर्स बन के उड़ जाता है। और एग्जांपल्स क्या है, नैप्थलीन बॉल्स, जो बेसिकली हमारे जो विंटर क्लोथ्स के अंदर व्हाइट बॉल्स रखी जाती है नैप्थलीन की, ताकि हमें कीड़ा ना लगे, वो भी समय के साथ धीरे धीरे साइज में छोटी हो जाती है या फिर गायब हो जाती है, तो दैट इज ड्यू टू सब्लिमेशन। और कौन कौन से कंपाउंड से सब्लाइम होते हैं? एक है आपका आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। मैं नाम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस आने लगे हैं 9th 10th में, बेसिकली उसमें ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सब्लाइम नहीं है। तो आपको अगर ये पता है कि सब्लाइमेशन वाले कंपाउंड्स कौन से हैं तो आप इसलिए आंसर कर पाओगे। आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, वी हैव कैम्फर, वी हैव नैप्थलीन बॉल्स and dry ice. What is this dry ice? This is solid carbon dioxide। यानी कि dry ice क्यों बोल रही हूँ, जो बेसिकली आइस मेल्ट होती है तो वहाँ पे लिक्विड वेट हो जाता है, लेकिन हमारी जो ड्राई आइस यानी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर में सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं लो टेम्परेचर पे जाके। लेकिन जैसे ही जब उसको एक्सपोजर होगा हाई टेम्परेचर पे तो ये जो ड्राई आइस है हमारी कन्वर्ट हो जाएगी सीधी की सीधी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बेसिकली जो हमारे स्टेज वगैरह पे जो धुआं जो छोड़ा जाता है वो बेसिकली वही ड्राई आइस होती है जहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। सब्लिमेशन तो समझ में आ गया, सॉलिड से गैस सीधा, दैट इज सब्लिमेशन। उसका जो इंटर कन्वर्शन ऑफ उसका फ्लो चार्ट है जो एग्जाम में आपका डेफिनेट आएगा और इंपॉर्टेंट भी है। एक तो ये हो गया। अब हमने पहले जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो गैस से हमको लिक्विफाई करने के लिए हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं लो टेम्परेचर पे। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट पर पढ़ा हमने मेल्टिंग। व्हाट इज दिस मेल्टिंग? The process when a solid converts into liquid। अब क्या मेल्टिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगी? जी नहीं। The temperature at which a solid converts into liquid is known as melting point, यानी कि टेम्परेचर फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल है जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है।
व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अभी केल्विन क्या हो गया यार यहाँ पे, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या है ये, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। केल्विन साइंटिस्टों ने इसलिए लिया था क्योंकि जो हमारे डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर्स होते हैं वहाँ पे माइनस वैल्यूज होती हैं, लेकिन जो केल्विन है हमारा उसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं, क्योंकि जो 0 डिग्री केल्विन है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली अचीव नहीं होगा, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन में सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, जो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साइंटिस्टों ने बोला कि इसमें भी नेगेटिव यूनिट नहीं आती है, नेगेटिव की वैल्यूज नहीं होती है केल्विन में, इसलिए हमारी जो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज टेकन एज केल्विन बाय आवर टेक्स्ट। अब अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी हैव टू डू, कन्वर्जंस आपकी बुक में दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स और आएंगे भी एग्जाम में, तो उसको प्लीज नोट डाउन कर लो। सेल्सियस को केल्विन में करना है तो करोगे +273, ठीक है, और अगर केल्विन को सेल्सियस में करना है तो करोगे -273। बहुत सिंपल है। सपोज आपको टेम्परेचर दिया गया है 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन में करना है तो ऐड कर देना सीधा सीधा 523 केल्विन, और अगर आपको टेम्परेचर दिया गया हो सपोज 278 केल्विन, 273 को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल्स हैं, नोट डाउन कर लेना। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन वी हैव टू ऐड 273 एंड टू फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस वी हैव टू सबट्रैक्ट 273। ओके, मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो टेम्परेचर जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, फिक्स होता है हमेशा, जैसे आइस का फिक्स है। अब दूसरा है अपना बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग की भी कोई डेफिनेशन हो गई है, द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। कैसे आया होगा, 273 को ऐड कर दो तो 373 आ जाएगा। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट और आइस का बॉइलिंग सॉरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आप पढ़ोगे यहाँ पे, लेटेंट हीट। लेटेंट यानी हिडन, छुपी हुई, लेटेंट हीट। मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, जैसे आइस का टेम्परेचर, आइस 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाती है, आपकी जम जाती है 0 डिग्री टेम्परेचर। अगर मैंने एक आइस का क्यूब निकाल के यहाँ रूम में रख दिया और मैं इसका अगर लगातार टेम्परेचर नाप रही हूँ तो जो आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री रहेगा, लेकिन आइस मेल्ट भी हो रही है साथ के साथ। अच्छा, वो लगातार मेल्ट हो रही है तो यार उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है जरा सा भी। क्यों? तो अब वो जो हीट अब्सॉर्ब कर रही है वो हीट आगे जा पा रही है, तो आइस हमारे किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, उसके पार्टिकल्स आपस में कैसे टाइटली पैक्ड है ना। अब ये जब मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने का मतलब ये जो हीट ये गेन कर रही है उस हीट को ये यूज कर रही है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। क्या? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हीट का इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से इसका टेम्परेचर इस दौरान नहीं बढ़ेगा। जैसे पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तुरंत इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये आपको याद रखना है। अब इससे आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपके मतलब रीजनिंग क्वेश्चंस, कि जो आइस है व्हाट इज बेटर, या उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो बेटर होता है या अच्छा होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि जब आइस मेल्ट होती है तो वो कितनी हीट अब्सॉर्ब करती है, उसके अंदर जो लेटेंट हीट है 2.25 into 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है, 2.25 into 10 to the power 5। तो व्हेन आइस मेल्ट्स it absorbs 2.25 into 10 to the power 5 joules of energy from our hand or from the atmosphere. That's why it has a better cooling effect. याद रखोगे latent heat of fusion क्या है? Latent heat of fusion of ice यानी the amount of heat which is required by ice, 1 kg of ice to convert into liquid state, that is known as latent heat of fusion. और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने पढ़ ली, ठीक है, तो वो बेटर कैसे कूलिंग इफेक्ट है वो हमने देख लिया। अब लेटेंट हीट एक तो हो गई फ्यूजन वाली, और एक हमारी दो होती है, एक है फ्यूजन और एक है मेरी वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, तो उस टाइम पे जो अब जब स्टीम वाटर में कंडेंस हो रही है यानी कि कन्वर्ट हो रही है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट, है ना, यानी कि उस टाइम पे कुछ हीट रिलीज करेगी जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ उसको बोलते हैं। सॉरी, इसकी वैल्यू जो मैंने बोल्टी लिखी है 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ 3.35 सॉरी
इट वाज, मैं थोड़ा सा रेडिएटिव वेपराइजेशन वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी जो है वो रेडिएटिव फ्यूजन है। और जो वेपराइजेशन का मतलब क्या है, जब स्टीम कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में या वाटर में तो इतने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि जब स्टीम का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है, उसके पास लेटेंट हीट छुपी हुई है, और जब उसको वाटर में कन्वर्ट होना है तो उसको थोड़ी सी हीट वहाँ पे रिलीज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज नोन एज लेटेंट हीट, जिसकी वैल्यू है 22.5 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। द अमाउंट ऑफ हीट which is released by steam to convert from vapor to liquid state is known as latent heat of vaporization, जिसकी वैल्यू ये है हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टीम को लेकर कि why steam is used for boiling purposes, और अगर आपके हाथ में स्टीम गिर जाए या फिर हॉट वाटर गिर जाए, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस के हैं, तो किससे आपको ज्यादा सीवियर बर्न्स आएंगे? तो हमारा आंसर है कि हमको स्टीम से ज्यादा सीवियर बर्न्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जब स्टीम कंडेंस होगी मेरे हाथ पे तो इट विल रिलीज दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ओवर हैंड, एंड सो इट विल कॉज मोर सीवियर बर्न्स। आई होप क्लियर हो गया लेटेंट हीट क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पानी, उबला हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर को अगर मैंने बर्नर पे गैस पे रखा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जा रही है? वो उस पानी को भाप बनाने में यानी कि वेपर बनाने में यूज हो रही है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज जरा भी नहीं होगा उस टाइम पे। आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत डीप में से आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सो प्लीज उसके साथ डिटेल में आप इसको स्टडी करें। ओके, अब इस चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कन्वर्शन हमने देख लिए, सब्लिमेशन हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर हमने देख लिया कि भाई हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर आप गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो। उसके मैंने यूजेस आपको बता दिए थे कि भाई जो एलपीजी है, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, और आपकी जो सीएनजी है वो वहां पर हमारा यूज है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? लेटेंट हीट हो गया, इंटरकन्वर्शन मैटर हो गया, सब्लाइम कंपाउंड्स हो गए। ओके, ऑल दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? कंट्रास्ट करने के लिए आता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। जो इवेपोरेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमेना है, सिर्फ सरफेस से ही होता है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो ऑल ओवर द लिक्विड से होता है। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग जो है वो फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही होती है। अब इवेपोरेशन का मतलब क्या है? यानी कि जब कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर, उसको प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बाउल में अगर मैं पानी भर के यहाँ टेबल पे रख दूँ और अगर मैं उसको कुछ दिनों बाद ऑब्जर्व करूंगी तो बाउल मुझे खाली मिलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो सारा का सारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन क्या वो पानी अपने आप रखे रखे बॉयल हो सकता है, उबल सकता है, खदक सकता है? नहीं, उसके लिए मुझे उसको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 100 डिग्री, वो अटेन होगा, उसके बाद ही इस पानी में बॉयल जो है या उस पानी को हम बॉयल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के बहुत कौन से फैक्टर्स है? सी दिस, ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं, दैट व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहला है आपका सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, कॉमन बेस्ट एग्जांपल है जो कपड़े हैं हमारे, हम एक तो बकेट में छोड़ते हैं अपने कपड़ों को या फिर हम उसको वायर पे स्प्रेड करके सुखाते हैं, तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? ऑब्वियस सी बात है जिस कपड़े को मैंने स्प्रेड करके सुखाया है। क्यों? सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होगा। और एक एग्जांपल है जो ये आता है कि भाई चाय को हम सॉसर में करके पीते हैं ना, प्लेट में करके, तो वो जल्दी पी जा सकती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका एक्सपोज सरफेस एरिया, जिसकी वजह से जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू ड्रिंक इट फास्टर। पहला हो गया सरफेस एरिया। अब दूसरा हो गया टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा, इवेपोरेशन का रेट उतना ही फास्टर होगा। फॉर एग्जांपल, एक तो समर्स है और एक विंटर्स है। समर्स में टेम्परेचर हाई होता है तो जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो विंटर्स हैं उसमें जो कपड़े हैं वो इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कैसा रहता है? लो रहता है। ठीक है, तो हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड फैक्टर इज विंड स्पीड। जितनी ज्यादा तेज हवा चलेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही फास्टर होगा। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है एज कंपेयर टू नॉन विंडी डे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो रहेगा। अब देखो,
मुझे याद है एक एमसीक्यू क्वेश्चन था आपका, 4 फिगर्स वहां पे बने हुए थे, 4 बीकर थे यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। एक बीकर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने फैन लगाया हुआ था, है ना। अब उन्होंने ये पूछा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इन चारों बीकर्स में से किस में फास्ट होगा, प्लस यहाँ पे धूप में भी रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर है सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैन की वजह से उसके ऊपर जो है वो विंड स्पीड ज्यादा होगी, प्लस वो धूप में भी रखा है तो टेंपरेचर हाई होगा, तो दैट्स व्हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी फास्टर इन बीकर सी। तो इस तरीके की जो केस बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर्स के में से आते रहते हैं, तो कंसेप्चुअली पता होगा तो कर लोगे। तो हमने क्या पढ़ा, सरफेस एरिया ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा और विंड स्पीड ज्यादा, तो इवेपोरेशन ज्यादा। अब चौथा फैक्टर है जो इनवर्स रिलेटेड है, दैट इज ह्यूमिडिटी। नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? आप हिंदी में बोलते हैं मॉइस्चर, उमस, यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर व्हिच इज प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो जिस दिन नॉर्मली बारिश के दिनों में कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में इतना मॉइस्चर होता है कि वॉल्स और मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा हाई होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही हमारा स्लो रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इससे अगला है नेक्स्ट आपका, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब कोई भी चीज इवेपोरेट होती है तो कूलिंग कैसे होती है? सी, जब कोई लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, इवेपोरेशन के लिए उसको थोड़ी सी हीट एनर्जी चाहिए, और वो हीट एनर्जी कहाँ से लेगा, अपनी सराउंडिंग्स से खींचेगा, जिसकी वजह से आसपास का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है, एंड हेंस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। सबसे इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं कि जो अर्थन पॉट्स होते हैं, मटके, समर्स का टाइम है, हम सब लोगों के घरों में, हम घड़ों में पानी रखते हैं मटकों में, तो भाई उसको पानी ठंडा कैसे हो जाता है? सी, जो हमारा अर्थन पॉट यानी कि जो मिट्टी का मटका होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और पानी लगातार उनमें से सीप यानी कि रिसता रहता है। तो जब पानी उसमें से रिसता है, वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने की वजह से वो जो पानी है वो हीट अब्सॉर्ब करता है अपनी सराउंडिंग्स से, उस पानी के अंदर से, जिसकी वजह से पानी जो है वो मटके के अंदर ठंडा हो जाता है। और एग्जांपल है जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, वो गर्मी वाले दिन बहुत सारा ठंडा करते हैं। क्यों भाई, जितनी सारा गर्मी होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फास्टर होगा, और इवेपोरेट होने के लिए वो क्या करेंगे, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग से बहुत सारी हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, एंड हेंस इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट। एक और है that why do we wear cotton clothes in summers? See, कॉटन हमारे स्वेट को अब्सॉर्ब करता है, कॉटन इज अ वेरी गुड अब्सॉर्बर ना। तो जब कॉटन के कपड़े आप पहनते हो तो वो स्वेट को अब्सॉर्ब करते हैं, और ये जो स्वेट है जब वो इवेपोरेट होता है तो क्या करता है, हमारी बॉडी से बहुत सारी हीट को खींच लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है और वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमको कंफर्टेबल फील होता है अगर हमने गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं तो, ठीक है। और कोई रीजनिंग अगर इसमें दे रखी हो तो मैं बता दूं, नहीं, ओके। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक और चीज है, अगर हमारे हाथ पे, सी, उससे पहले एक टर्म बता रही हूँ, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। व्हाट? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी कि वो लिक्विड्स जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल है, पेट्रोल है, स्पिरिट है, मेथनॉल है। ये वो लिक्विड्स अगर आप इनको एक्सपोज यानी कि हवा में खुला छोड़ दोगे तो धीरे धीरे इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वेपराइज हो जाएंगे, तो वो हो गए वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, आपका घी है, तेल है, अगर वो खुले रखे रहेंगे तो कभी वेपराइज नहीं होते, तो दे आर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ओके, अब वापस आ रही हूँ रीजनिंग पे। अगर इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, अगर आपके हाथ पे जरा सा एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर ये होता है या थिनर होता है, अगर मेरे हाथ पे गिर जाए तो हमको ठंडा ठंडा सा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कैसे लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो जब वो इवेपोरेट होंगे तो क्या करेंगे, वो मेरे हाथ से हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से मुझे जो कूलिंग वाला इफेक्ट है वो हमें फील होता है। आई होप क्लियर है। ये सारी रीजनिंग में इवेपोरेट होने के लिए हीट अब्सॉर्ब करेंगे, हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो हमको कूलिंग इफेक्ट जो है वो वहां पर फील होने लग जाएगा। लास्ट, हाउ यू कैन प्रूव दैट हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, या व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास ऑफ वाटर कंटेनिंग कूल्ड वाटर। अगर एक ठंडे पानी का ग्लास चिल्ड ग्लास में यहाँ पे ला के रख दूं तो मुझे दिखेगा बाहर उसके वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे बहुत सारे। नॉर्मली आप सभी देखे हुए समझ में ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सी, हवा में बहुत सारा वाटर वेपर मौजूद है, वेपर इस फॉर्म में है। जैसे ही वो वाटर वेपर उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, हीट को लूज कर देगा, कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होकर वो कहाँ रख जाएंगे, उस ग्लास के चारों तरफ, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई देती है, या फिर इससे प्रूव होता है
कि दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। खत्म हो गया। लास्ट के 2 आपके जो एक्स्ट्रा मैटर हमने डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट लोगों ने, एक तो प्लाज्मा और एक बोन आइस शीट कंडेंसेट। तो जो प्लाज्मा है वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। जितने भी हमारे जो स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन, उनके अंदर ये प्लाज्मा है जिसकी वजह से जो स्टार्स हैं वो ग्लो कर रहे हैं। आपको यही पहचान बस यहाँ पर याद रखनी है। जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स और जो नियॉन साइन बल्ब्स हैं उन सबके अंदर भी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स प्लाज्मा भरा हुआ है जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं, इवन और स्टार्स। 5वां है आपका BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 2 साइंटिस्ट थे, सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा 5वां मैटर हो सकता है, और जो हमारे आइंस्टीन थे इन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इन दोनों के मिलाकर नाम पर इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया गया। बनाते कैसे हैं? एक लो डेंसिटी वाली गैस को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे कूल करते हैं। क्या करते हैं? जो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैस है उसको बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो उससे ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वो बनाया या अचीव किया जा सकता है। तो ये चैप्टर आपका मैटर एंड सराउंडिंग्स पूरा खत्म हो गया है। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने जो बीच में टेक्स्ट और इजी क्वेश्चन है वो मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं। उसके अलावा ऐसा और कोई क्वेश्चन है नहीं है एनसीईआरटी का जो हमारे डिस्कशन में नहीं आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो। लास्ट में फिर से वही मैं आपको जो टिप 9th और स्टूडेंट्स के लिए और 10th के स्टूडेंट्स के लिए रिपीट करना चाहूँगी वो यही है, अपने नोट्स बनाओ, टाइम को मैनेज करो, हर सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दो। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर्स को या हिंदी को या इंग्लिश को किसी को भी साउंड आउट कर दो, क्योंकि जो परसेंटेज बनता है वो सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल फोकस रखना है और अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।